गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 18 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा हम आपके उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे जो कि आपके कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनते हैं। तो आज हम आपका फोर्थ कंपाउंड करेंगे दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, या हम पहले केमिकल फॉर्मूला कर लेते हैं। आपका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगर हम इसका नाम देखें तो इसका बेटा केमिकल नेम होता है सोडियम CO3 फॉर कार्बोनेट, 10 फॉर डेका और H2O हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बेटा यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में आज तक आपने ऐसा कंपाउंड नहीं पढ़ा था जहां पे आपके वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच थे। ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका वॉशिंग सोडा है या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है वो गीला है क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है। नहीं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जिनको हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा है, ये आपके केमिकली बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके वेट है, ये आपका वॉशिंग सोडा ड्राई पाउडर फॉर्म में या ड्राई क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है केमिकली बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपके ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आप ये याद करो कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और अगर उसका केमिकल नाम दिया जाए तो Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, 10 मींस डेका और H2O हाइड्रेट। ठीक है बेटा, अगर आपका प्रिपरेशन देखे कि आप वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन मेथड की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम वो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बन रहे हैं। सोडियम क्लोराइड जिन कंपाउंड्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम आपका क्या यूज करेंगे, आपका NaCl। ठीक है, प्लस उसमें हम अमोनिया डालेंगे NH3, प्लस उसमें हम क्या डालेंगे आपका CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसमें हम डालेंगे आपका वाटर। ठीक है बेटा, इन सब की रिएक्शन करवाने के बाद आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं NaHCO3। ठीक है, और दूसरा आपका कंपाउंड फॉर्म होता है NH4Cl। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो आप जब NaCl यानी कि ब्राइन में जब आप अमोनिया डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करोगे, प्लस वाटर ऐड करोगे, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो आपको सॉल्यूशन में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वाटर डाला है, दैट मीन्स आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। तो सॉल्यूशन में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ी थी आपकी रिएक्शन। तो बेटा फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे, आपको पता है, मैंने वहां पे भी बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या है, स्पेयरिंगली
या हम कह सकते हैं लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, ये कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। और आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड आपका सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होगा और उस सोल्यूशन में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा होगा। तो फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे, पहले फिल्टर पेपर लगाएंगे, इस पूरे सोल्यूशन को डालेंगे जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था और अमोनियम क्लोराइड था। तो आपका क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल जाएगा और ऊपर आपके फिल्टर पेपर पे आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको वहां से फिल्टर पेपर से हटा के सेपरेट करके उसको ड्राई करना है। देन आपका सेकंड स्टेप आता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आता है बेटा, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको मिला है, इसको आपको करना है हीट। तो हम जब इसको हीट करेंगे तो ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3, दैट इज Na2CO3 आपका क्या होता है, सोडियम, Na फॉर सोडियम, CO3 फॉर कार्बोनेट। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इस टाइप से आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो आपको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड अलग सेपरेट हो गई है, साथ के साथ आपका वाटर अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है आपका, देखो आपका फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला देखो, आपका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, ठीक है, 10H2O, यानी कि यहाँ आपका Na2CO3 है, मतलब सोडियम कार्बोनेट तक आप पहुंच चुके हो। आपको सिर्फ अब क्या करना है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको हम बेटा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस मींस इसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है। हाइड्रस आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट जब हो, हाइड्रेटेड जब हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रेट आ रहा है, यानी कि 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे वाटर नहीं है, इसलिए हमने इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोला है। ठीक है, और इसको हम कॉमनली आपका सोडा ऐश भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले को इससे कंपेयर करके देखो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल गया है, अब सिर्फ आपको इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम कार्बोनेट को, थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। दिस Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम उनको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया है, आपका सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हम उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे, यानी कि दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दोबारा से जब आप रिक्रिस्टलाइज करते हो तो आपको मिलता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि आपने जब वाटर में डिसॉल्व करके इसको रिक्रिस्टलाइज करा तो यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट मिला है, प्लस वहां पे आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में मिल गए हैं, यानी कि इस सोडियम कार्बोनेट के साथ ये 10 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में रह गए हैं। ठीक है बेटा, और आपको इस टाइप से क्या मिलेंगे, वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, इस क्रिस्टल में ये 10 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है दैट मींस ये सोल्यूशन फॉर्म में है, नहीं। आपका क्या था, आपने वाटर ऐड किया, आपने सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो गया, उस सॉल्यूशन को हमने दोबारा से क्रिस्टल
फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, रीक्रिस्टलाइजेशन किया है, ठीक है बेटा। तो रीक्रिस्टलाइजेशन करने से आपको क्या मिल गया है, ये कंपाउंड मिल गया है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स मिल गए जिसको हम बोलते हैं आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड है जिसके थ्रू आप वॉशिंग सोडा को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। पहले दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये कंपाउंड्स आपके प्रिपरेशन बता रही हूँ क्योंकि ये कंपाउंड्स आपके किससे बनते हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। इसीलिए हमने पहले कॉमन सॉल्ट दिया, देन उसमें अमोनिया ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया और वाटर ऐड किया, ठीक है। सेम रिएक्शन आपकी बेकिंग सोडा प्रिपेयर करने की भी थी। इस स्टेज पे ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपका बना है NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना है। उस सोल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है वो वाटर में या सोल्यूशन फॉर्म में लेस सॉल्युबल है, ठीक है। इसलिए फिल्ट्रेशन मेथड से आपका ये कंपाउंड इजीली फिल्टर पेपर पे आपको डिपॉजिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से सेपरेट करके इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद इसको हम हीट करेंगे। तो बेटा जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। हमने इसको एनहाइड्रेट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अगर हम इसे फॉर्मूले से रिजेंबल करें तो यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोला है और इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो इस फॉर्मूले को तो आपको अब किस चीज की जरूरत है, स्टेप याद करने के तरीका बता रही हूं मैं आपको। अब आपको क्या करना है, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए इस कंपाउंड में। तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद रीक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, दोबारा से क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे इसके, ठीक है। और आपको मिलेगा यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये केमिकली बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी प्रॉपर्टीज की, कि आपका जो वॉशिंग सोडा कंपाउंड है या वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, किस तरीके का दिखता है, कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले है आपकी प्रॉपर्टी, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, crystalline सॉलिड, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड होता है। क्रिस्टल समझते हो आप, ठीक है। जैसे आपके नमक के क्रिस्टल होते हैं, NaCl के आपने छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल देखे हैं, उनको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वॉशिंग सोडा जो होता है बेटा आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा जो है एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है। आपको पता है सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। हर एक मेटल कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट आपका जो वॉशिंग सोडा है वो एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। वॉशिंग सोडा को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करके देखोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं it is a metal carbonate which can dissolve in water easily, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी
कि आपका ये जो वॉशिंग सोडा है, अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हो वाटर में, ठीक है, आपने वॉशिंग सोडा को वाटर में ऐड किया है, अगर उस सोल्यूशन का हमें नेचर देखना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप मुझे बताओ क्या होगा वो? ऑफ कोर्स वो बेसिक होगा, ठीक है। कैसे? अगर बेटा आप Na2CO3 को एक्सेस ऑफ, हमने क्या कहा था कि अगर किसी भी सॉल्ट को आपको ये चेक करना है कि वो सॉल्ट आपका किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है, क्योंकि उसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि सॉल्ट जो है आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो हमें पहले पता लगाना पड़ता है कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस किससे ये मिलके बना है। तो अगर आप इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हो Na2CO3 × 10⁻H2O को, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, देखो NaOH बन जाएगा, वाटर के साथ NaOH बन जाएगा, 2 NaOH प्लस CO3 है तो आपका क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में ये रिएक्शन करके देख सकते हो। अब आपको पता है सोडियम कार्बोनेट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और आपका कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, बेस पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये जो सॉल्ट है कैसा है नेचर में, एल्कलाइन इन नेचर बोल सकते हो, क्योंकि हम इसका वाटर में सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एज अ क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि डिटर्जेंट टाइप प्रॉपर्टी भी रखता है। वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग के लिए वॉशिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, तो इसमें क्यों यूज हो रहा है वॉशिंग के लिए, कुछ ना कुछ इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी या डिटर्जेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा ये क्या करता है, ये एक क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी, इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, जिससे ये आपके डर्ट को इजीली क्लीन कर सकता है। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके यूजेस की, कि आपका जो ये वॉशिंग सोडा है ये डोमेस्टिकली आप किस किस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो सबसे पहले अगर यूज की बात की जाए तो बेटा देखो आप नाम से ही देख रहे हो वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका यूज क्या होगा बताओ, सबसे पहला आपका यूज है इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ये वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, आपको कोई यूटेंसिल वॉश करना है, ठीक है, तो क्लोथ्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए ये आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, क्लींजिंग एजेंट कहा है। तो आपका वॉशिंग सोडा एक्ट करता है एज क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस like washing clothes एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक यूज हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, आपका वॉशिंग सोडा जो है ग्लास सोप बनाने के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप, ग्लास एंड पेपर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको आप वाटर की
हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हो, यानी कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस अगर आपको रिमूव करनी है तो वो आप किस कंपाउंड की हेल्प से यूज कर सकते हो, किस कंपाउंड की हेल्प से कर सकते हो, तो वो है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, तो वॉशिंग सोडा आपकी ऐसी एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर कर देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की परमानेंट अगर आपको हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसके लिए हम आपका वॉशिंग सोडा का यूज लेते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंपाउंड की हेल्प से आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, तो वो कंपाउंड आपका क्या है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, वॉशिंग सोडा जो है आपके बोरेक्स नाम के कंपाउंड को बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की हेल्प से आप बोरेक्स नाम के कंपाउंड को भी बना सकते हो। बोरेक्स एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें वॉशिंग सोडा एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर बात करें आपका सोप जो है, आपके जो सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनमें भी आपका वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा सोप को, डिटर्जेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका लास्ट कंपाउंड, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हम आपका लास्ट कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो, तो बेटा नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्टली पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, आपका क्या है केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हाफ H2O क्या है, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, आपका ये हाफ वाटर जो है केमिकल बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें कि इस केमिकल का नाम क्या है, या आप केमिकली इसको किस नाम से बोलते हो, आप कॉमनली तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो, बट केमिकली आपकी, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकली इसका इस केमिकल का नाम क्या है, तो देखो Ca फॉर कैल्शियम, SO फॉर सल्फेट, तो आपका क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब आपका यहाँ पे हाफ है, तो हाफ को हम हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट हाफ हाइड्रेट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक नया नाम बनाया गया, दैट इज हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट। ठीक है बेटा, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, तो आपका क्या है केमिकल नेम, आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और हेमी का मतलब होता है हाफ, दैट मीन्स इसमें हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इस कंपाउंड का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया, तो बेटा इस कंपाउंड का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखने के पीछे भी एक बहुत अच्छा सा रीजन है, वो ये कि ये कंपाउंड आपका जिप्सम नाम के कंपाउंड से फॉर्म होता है। जब आप जिप्सम को हीट करते हो तब ये कंपाउंड आपका फॉर्म होता है, और जो जिप्सम है, जिस कंपाउंड जिससे ये फॉर्म हुआ है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो पेरिस में मिलता है, वो कॉमनली पेरिस में पाया जाता है, इसीलिए इस कंपाउंड को नाम दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, दैट इज POP। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन आपकी इसकी किससे होती है, जिप्सम नाम के कंपाउंड से, और जिप्सम आपका क्या होता है, CaSO4
H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 मीन्स डाई, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम बोलते हैं जिप्सम, GYPSUM, ठीक है। कॉमनली उसको जिप्सम बोला जाता है और केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है बेटा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसको जब आप हीट करते हो, और हीट भी आपको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक करना है, हीट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका जो 3/4 पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल का वो बाहर निकल जाता है और आपका कंपाउंड फॉर्म होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस आपका 1/2 H2O बाहर निकल जाता है, और इसको हम बोलते हैं आपका बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। समझ में आ गई इसकी प्रिपरेशन आपकी कैसे है कि जब आप जिप्सम को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब आपका क्या होता है, जिप्सम में से, क्योंकि जिप्सम में क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हीट करते ही आपका 3/4 वाटर या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और अब आपका जो कंपाउंड बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। बेटा एक्चुअली आपका हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों हीट करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना है, उसके अबाव हीट नहीं करना है। तो उसके अबाव हीट हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जिप्सम को हीट करें, मान लो 110 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देके हम उसको हीट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हाफ वाटर, जो है आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, सिर्फ आपका जिप्सम में से 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बट अगर आप अबाव 100 डिग्री सेल्सियस करोगे इसको हीट, तो आपका ये वाटर पार्ट जो हेमीहाइड्रेट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी रिमूव हो जाएगा, और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड बनेगा सिर्फ CaSO4, जिसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, हमें यहाँ पे वाटर, अगर आप इफ यू हीट जिप्सम अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट है ये भी निकल जाएगा, और आपका बचेगा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्ट नहीं है, इसलिए हमने बोला है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम डेड बर्न प्लास्टर भी कहते हैं। बेटा ये डेड बर्न प्लास्टर जो है, अगर इसमें वाटर ऐड किया जाए तो ये सॉलिड मास में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड मास का आपको क्या जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट आप ये याद रखो, हमें रिक्वायरमेंट इसकी है, इसकी नहीं है, इसीलिए हम इसको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ से कि आपका ये जो मैंने हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो लिखा है,
एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है। क्या पॉसिबल है कि आप किसी कंपाउंड से हाफ वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर सको? नहीं। आप वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O को क्या बीच में से आधा काट के ऐसे कहोगे कि आधा वाटर मॉलिक्यूल तू ले जा और आधा वाटर मॉलिक्यूल मैं ले जाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस से अटैच करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये क्या है, जनरली आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4 इंटू H2O, ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना देखो कि आपका जो दो मॉलिक्यूल है किसके, CaSO4 के, अगर एक होता तो एक मॉलिक्यूल होता, दैट मीन्स 2 molecule of calcium sulfate are sharing 1 molecule of water of crystallization। यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शेयर करते हैं एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एक को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम एक लिखेंगे तो हमने सिर्फ नोटेशन दी है कि आपका अगर आप एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आपका क्या आएगा, हाफ मॉलिक्यूल हिस्से में आएगा, ठीक है? बट एक्चुअली आपका ये भी फॉर्मूला होता है किसका, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है बेटा? ये आपको बात याद रखनी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे आ गया है, तो बेटा हाफ वाटर मॉलिक्यूल आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। एक्चुअली हुआ क्या है, वहां पे होता एक्चुअली ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शेयर करते हैं। इसीलिए हमने 2 की जगह यहाँ 1 लिखने के लिए यहाँ वाटर को हमने हाफ डाल दिया है। अगर हम दूसरी तरीके से इस रिएक्शन को करना चाहें तो हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या होगा, CaSO4 2H2O, ठीक है? और जब हम इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा बेटा, यहाँ आपका बनेगा 2CaSO4 into H2O plus 3H2O, ठीक है? तो ये रिएक्शन भी आपकी यहाँ सही है, ठीक है? ये आपको बता रहा है कि देखो यहाँ भी जो चीज मैंने आपको बताई थी एक्चुअली आपका होता ऐसे है, 2CaSO4 into H2O, दैट मीन्स 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक का लिखा है, एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल हाफ लेगा, ठीक है? हाफ पोर्शन को शेयर करेगा, दूसरा हाफ पोर्शन को शेयर करेगा, ठीक है? इसलिए हाफ फॉर्म में लिखा है। इसीलिए बेटा आपका अगर पीओपी का कहीं पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला भी लिखा होता है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसको अगर आप रिएक्शन के फॉर्म में देखना चाहो कि कैसे बनता है तो आप देख सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कैल्शियम सल्फेट 2 हो गया, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, या हम कह सकते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल, जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे एक मॉलिक्यूल बचेगा और बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और ये आपका कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? दोनों एक ही बात है बिल्कुल, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें बेटा प्रॉपर्टीज की, कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम का जो केमिकल है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, किस टाइप से आपको विजिबल होता है या किस टाइप से आपकी प्रॉपर्टीज को दिखाता है, ठीक है? तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इज अ व्हाइट पाउडर, ठीक है? ये एक व्हाइट पाउडर होता है। आपने भी देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी। पीओपी क्या है, आप जो घर में आके रूम में ऊपर सीलिंग पे जो डेकोरेशन के लिए पीओपी लाई जाती है, पीओपी का पूरा वो कंटेनर लाया जाता है, कट्टा जो लाया जाता है वही आपका पीओपी है। तो वो कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है?
व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। तो आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, व्हाइट पाउडर होता है। दूसरी अगर हम बात करें बेटा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर ऐड करते हो, ठीक है, तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो आप व्हाइट पाउडर लेके आते हो पीओपी का, उसमें आप पानी मिलाते हो, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका हार्ड फॉर्म में हो जाएगा, हार्ड मास बनाएगा, ठीक है, हार्ड मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पीओपी हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ, पीओपी हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ setting into a hard mass, into a hard mass on wetting with water, with water within half hour, within half आवर्स, ठीक है। तो बेटा अगर आप पीओपी पाउडर को या प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर में वाटर ऐड करते हो, तो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, वो तुरंत एक हार्ड मास, आधे घंटे के अंदर तुरंत क्या होगी, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगी, एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है, वाटर ऐड करते ही। जैसे अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो आपका क्या है, CaSO4 हाफ H2 आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, CaSO4 2H2O, और ये आपका क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, जिप्सम होता है, जिप्सम होता है। और जिप्सम जो है आपका सेट एज हार्ड मास, जिप्सम जो है बेटा आपका हार्ड फॉर्म में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका पाउडर्ड फॉर्म में होता है, बट आपका जिप्सम जो होता है हार्ड मास होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो देखो रिवर्स रिएक्शन ही है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि जिप्सम में को जब आप हीट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा था प्लस हाफ H2O मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है, अगर आप उसमें वाटर ऐड कर देते हो तो वो विद इन हाफ आवर सेट हो जाता है एज अ हार्ड मास, और जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप, अभी मैंने आपको कहा था ना कि जिप्सम को, या मैं कहूं CaSO4 2H2O को सिर्फ आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना होता है टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि अगर आप अबाव 100 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब आपका क्या बन गया, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन गया है। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में चाहे आप कितना भी वाटर ऐड कर लो, वो सेट नहीं होता है, वो हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो वो जिप्सम, दोबारा जिप्सम के फॉर्म में सेट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको याद रखनी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम 100 डिग्री सेल्सियस से अबाव उसको हीट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अबाव हीट करोगे तो आपका एक अलग सब्सटेंस बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनता। और उस सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और उस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस सेट नहीं होता चाहे आप उसमें कितना भी वाटर ऐड करो, ठीक है। इसलिए हमें ये सब्सटेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो पीओपी शुड बी stored in a moisture proof कंटेनर। पीओपी को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इसीलिए जो आपकी पीओपी आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर आता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक के कवरेज में आता है, प्लास्टिक के पैकेट में आता है, ताकि
उस प्लास्टिक के पैकेट से अंदर मॉइस्चर ना जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आपका पीओपी आता है तो वो तुरंत हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हार्ड मास आपका कोई यूज का नहीं होता। जनरली आप क्या करते हो, पाउडर में आप वाटर ऐड करके उसको शेप देते हो, तो शेप देने के बाद भले ही वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाए, आपको जो बनाना था वो बन चुका है। बट अगर ओरिजिनली आप पीओपी, आपका ओरिजिनली जो पाउडर फॉर्म है वो आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो एक सॉलिड मास बना लेता है, और उस सॉलिड मास को चाहे आप कितना भी वाटर ऐड कर लो, वो दोबारा से आपका पीओपी में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पीओपी, हमेशा आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसके यूजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका यूज क्या है, आप अपने डेकोरेशन के लिए यूज करते हो। आपने देखा होगा कि सीलिंग पे आप डिजाइन्स बनाते हो पीओपी के, ठीक है, तो आप डेकोरेशन पर्पस के लिए इसे यूज करते हो। यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस। दूसरी अगर बात करें बेटा, पीओपी से आपके टॉयज बनते हैं, आपके स्टैचूज बनते हैं। आपने काफी जगह देखे होंगे कि आपके भगवान की मूर्तियां बनाए होते हैं, या किसी भी चीज की आपकी शेप बना के मूर्तियां बनाई होती है, तो वो आपकी पीओपी की ही बनाई होती है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, चॉक, जो आप ब्लैक बोर्ड पे चॉक यूज करते हो वो भी आपका पीओपी ही होती है उसमें। नेक्स्ट आपका स्टैचूज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपका, आप जो हॉस्पिटल्स में आपको जो प्लास्टर लगता है, आपकी बोन कहीं से फ्रैक्चर हो गई है तो उस फ्रैक्चर्ड बोन पे डॉक्टर आपको प्लास्टर लगा देता है तुरंत। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, वो प्लास्टर यही होता है, उसमें पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करके उस पेस्ट को आपके हाथ के अराउंड लगाया जाता है। जहां पे भी आपकी बोन फ्रैक्चर, चाहे लेग की हो, हाथ की हो, जहां पे भी हो, वहां पे उस पेस्ट को लगाया जाता है। और कुछ टाइम बाद आपका क्या होता है, वो पीओपी जो है आपका हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आपका जो बोन जहां से फ्रैक्चर हुई है वो एक जगह सेट हो सके, ठीक है बेटा। इसीलिए हम फ्रैक्चर्ड बोन को की सेटिंग के लिए भी आपका पीओपी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आप लोगों को पता होगा, जिसका फ्रैक्चर हुआ है कभी भी हाथ पैर का, उसको ज्यादा पता होगा, ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं और उस पेस्ट को आपके हाथ के अराउंड लगा दिया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो आपका पेस्ट हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बोन जो है, ताकि आपकी बोन एक जगह ही सेट हो जाए, और उसके बाद बोन सेट होने के बाद विद इन 15 डेज और विद इन मंथ आपका वो रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। जो आपकी बोन्स फ्रैक्चर्ड होती है, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, कहीं की भी हो, आपकी उन बोन्स को सेट करने के लिए भी आपका पीओपी का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। ये आपके कंपाउंड्स हो गए। इसके बाद हमारे सिर्फ आपका एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक बचता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।